हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे अल्टरनेटिंग करंट को समझने के लिए फेजर्स एंड फेजर डायग्राम। तो फेजर एंड फेजर डायग्राम से हम अल्टरनेटिंग करंट की वेरिएशन को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। तो आपको इस वीडियो को एंड तक पूरे ध्यान से देखना है कि फेजर और फेजर डायग्राम होते क्या हैं। जैसे हमने वेक्टर पढ़ते हैं ना, वैसे ही हम स्केलर क्वांटिटीज जिसकी वेरिएशन हो रही हो उनको रिप्रेजेंट करते हैं फेजर से। फेजर होते क्या हैं? एक रोटेटिंग वेक्टर की तरह होता है। तो हमने पहले एक ड्रा कर लेते हैं एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वर्टिकल एक्सिस है वाई एक्सिस। ठीक है, तो इस एक्सिस पे ओरिजिन पे हम एक सेट कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास हमने रिप्रेजेंट करना है अल्टरनेटिंग ईएमएफ को। तो एक वेक्टर, ये वाला वेक्टर जो मैंने ट्रेस किया है, ये है ई नोट। इसकी लेंथ किसके इक्वल होगी? फेजर की पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ के जितनी इसकी लेंथ है। और ये रोटेट कर रहा है। रोटेट कर रहा है किस वेलोसिटी से? किस एंगुलर वेलोसिटी से? ओमेगा से। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ये रोटेट कर रहा है। तो इसकी ट्रेस एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी टी टाइम पे, इसकी टी टाइम पे जो ट्रेस है इस वेक्टर की वर्टिकल एक्सिस पे, वर्टिकल एक्सिस पे इसकी ट्रेस किसी टी टाइम पे ई क्या बताएगी हमें? ये ई की वैल्यू क्या बताएगी? ट्रेस ऑन दी वर्टिकल एक्सिस गिव्स द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द ईएमएफ। अल्टरनेटिंग ईएमएफ की किसी इंस्टेंट पे क्या वैल्यू है उसको हमने ई बोला है। ये है क्या? यहां पर ट्रेस है। किसकी ट्रेस है? पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ की। तो जैसे जैसे ये रोटेट करेगी ई की वैल्यू, ये जो लेंथ है ये चेंज करेगी। जब ये ई नोट यहां पर है टी जीरो पे, t इज इक्वल टू जीरो पे, जब ये ई नोट यहां पे है, जैसे हमने SHM मोशन किया था ना +1 में, सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसमें y डिस्प्लेसमेंट लेते थे, a एक उसकी एम्पलीट्यूड होता था, वो रोटेट करता था ओमेगा से। सिमिलरली वैसा ही है ये। ठीक है जी। तो ई नोट की ट्रेस ऑन द वर्टिकल एक्सिस E गिव्स द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द EMF। एंड इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? ये लेंथ कैसे निकालेंगे? सिंपली ट्रिग्नोमेट्री से। ये लेंथ हमने निकालनी है जो E के इक्वल है। इसको हम कैसे निकालेंगे? ट्रिग्नोमेट्री से। और ये थीटा, थीटा एंगल इसने कवर किया है, इसको ओमेगा टी क्यों लिखते हैं? क्योंकि ओमेगा किसके इक्वल होता है? थीटा अपॉन टी के। एंगल कवर्ड अपॉन टाइम, और थीटा इज इक्वल टू दी ओमेगा इंटू टी। ओमेगा इंटू टी आ गया हमारा थीटा। ठीक है जी। सो अब हम E की वैल्यू दिखेंगे परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। E डिवाइडेड बाय ई नोट इज इक्वल टू दी साइन थीटा मीन्स साइन ओमेगा टी। तो E की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल होगी? ई नोट साइन ओमेगा टी। वेयर जो हमारे पास ये ओमेगा ली थी, ये क्या है? फेजर की एंगुलर वेलोसिटी है कि वो किस एंगुलर वेलोसिटी पे रोटेट कर रहा है। और इसकी जो ट्रेस वर्टिकल एक्सिस पे हमें वैल्यू ऑफ ईएमएफ बताती है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट में। सिमिलरली अगर करंट का भी एक ऐसे ही फेजर हो, करंट की भी एक पीक वैल्यू हो, और करंट इससे लीड कर रहा हो ईएमएफ से, और करंट की पीक वैल्यू आई नोट है, और ये लीड कर रहा है, इसका ये जो मैग्नीट्यूड है ये भी अलग कोई वैल्यू है, आई नोट पीक वैल्यू ऑफ करंट है, और ये रोटेट ओमेगा से ही कर रहा है, पर बट ये इनिशियली फाई एंगल आगे है। किससे? ईएमएफ से। मींस करंट लीड कर रहा है ईएमएफ को बाय एंगल फाई। तो आई भी रोटेट कर रहा है, तो आई की वैल्यू एट एनी इंस्टेंट, एट दिस इंस्टेंट, सॉरी एट एनी नहीं, एट दिस इंस्टेंट, ये टी टाइम पे ही ये फाई एंगल आगे है ई नोट से। ई नोट से ये आई नोट कितना आगे है? फाई एंगल आगे है। करंट और ईएमएफ एक दूसरे के फेस में नहीं है, इनका फेस एंगल कितना है? फाई। आई आगे है, करंट आगे है, तो इसका ट्रेस आई जो होगा वो किसकी वैल्यू हमें देगा? मींस ये लेंथ जो यहां से लेके यहां तक की लेंथ आई है, और ये किसकी वैल्यू होगी? करंट की। और यहां से लेके यहां तक की वैल्यू किसकी थी? ई की। और ये वैल्यू किसकी है? आई की। तो आई किसके इक्वल होगा? आई अपॉन आई नोट इज इक्वल टू दी साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ओमेगा टी प्लस फाई। तो आई की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी हमारे पास? आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो ये है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, और ऊपर वाली है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ। तो ओमेगा है इसकी एंगुलर वेलोसिटी, रोटेटिंग फेजर्स की एक ही एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहे हैं। फाई इज द फेस एंगल विच गिव्स द विच
क्या टेल करता है वो हमें कि ये आई कितना आगे है, आई जो रोटेटिंग वेक्टर है ये ई से कितना आगे है ये बताता है हमें। फेस एंगल है करंट और ईएमएफ का, भी करंट लीड कर रहा है फाई एंगल से ईएमएफ से, तो ये दोनों वैल्यूज हैं। इनकी सिंपल फेजर डायग्राम, इसको हम सर्कल्स ड्रॉ कर देते हैं, ऐसे पूरे सर्कल ड्रॉ कर देते हैं इनके भी और ऊपर वाले के भी। और इसको अगर सिंपल फेजर डायग्राम से रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इनको, तो इनको सिंपली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एक ग्राफ पे अगर हमने करना हो तो पहले जो ई है उसको इससे नीचे लिख लेंगे ई को, और आई उसके आगे है कितने एंगल से, फाई से, तो सिंपल रिप्रेजेंट इसकी यही है। या फिर हम इनको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ई एंगल जो किसी इंस्टेंट पे यहाँ पर है ओमेगा टी पे, और आई उसके आगे है फाई एंगल से ओमेगा टी प्लस फाई, दैट इज दिस एंगल इज फाई। तो ऐसे इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये ई नोट अब यहाँ पर डालने की जरूरत नहीं है, इसकी ट्रेस ही हमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू बताती है वर्टिकल एक्सिस पे। तो ये था हमारा फेजर एंड फेजर्स डायग्राम। तो अगला टॉपिक क्या है, तो अगला टॉपिक है हमारा अल्टरनेटिंग करंट थ्रू रेजिस्टर। अल्टरनेटिंग करंट थ्रू रेजिस्टर, अगर हमने अल्टरनेटिंग करंट को किसी रेजिस्टर से, किसी रेजिस्टेंस से जोड़ दिया तो ईएमएफ एंड करंट में क्या वेरिएशंस होगी, क्या उनकी वैल्यूज होंगी, उनके बारे में हम बात करेंगे। मान लीजिए हमारे पास आर रेजिस्टेंस है, उसको हमने एसी सप्लाई अल्टरनेटिंग करंट से जोड़ दिया है, तो इसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है वो आई है एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम एंड ई इज द ईएमएफ एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो E की वैल्यू किसके इक्वल होगी, ई नोट साइन ओमेगा टी। तो अगर हम बोथ साइड्स पे R से डिवाइड कर दें तो E बाई आर, रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दे दोनों साइड पे तो ई नोट बाई आर साइन ओमेगा टी। तो हमारे पास E बाई आर किसके इक्वल आ जाएगा, I के, और ई नोट बाई आर इज आई नोट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पर फेस एंगल कितना हो गया, फाई की वैल्यू क्या आ गई, 0 डिग्री। दैट मीन्स E एंड I बोथ आर इन सेम फेस इन केस ऑफ रेजिस्टेंस। जब भी अल्टरनेटिंग AC को रेजिस्टेंस से जोड़ा जाता है तो करंट एंड EMF बोथ आर इन दी सेम फेस एंड फेस एंगल इज 0 डिग्री। तो इसका जो ग्राफ बनेगा, एक ग्राफ बनाएंगे हम EMF एंड करंट की वैल्यू की वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू एंगल ओमेगा टी, जो फेजर डायग्राम का होता है ओमेगा टी एंगल, उसके हिसाब से इसकी वेरिएशन कैसे होगी। ऊपर वाला ग्राफ जो EMF का बनाएंगे तो यहां पर एंगल की वैल्यू कितनी है, 0, यहां पर एंगल पाई बाय 2 मीन्स पाई बाय 2 घूम चुका है एंगल, तब उसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है ना, ई की वैल्यू मैक्सिमम EMF का है ये ग्राफ, और पाई पे फिर 0, फिर जाके ट्रेस 0 हो जाती है, रोटेट करते वक्त ये ट्रेस 0 हो जाती है। ऐसे इसमें देखिए ना आप, जब ये 90 डिग्री एंगल घूम जाएगा, पाई बाय 2 एंगल घूम जाएगा, तो ये फेजर जो है ये रोटेट करके यहाँ पर पहुंच जाएगा ना, तब ये ई की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। जब ये यहाँ पर पहुंचेगा पाई एंगल पे फिर से 0, फिर जब यहाँ पर पहुंचेगा तो नेगेटिव में ही आ जाएगी, फिर यहाँ पर 360 पे फिर से 0। तो इसकी मैं बात कर रहा हूँ। और अगर ई एंड आई आपस में फेस में है, ई एंड आई अगर आपस में फेस में है तो आई की वेरिएशन भी बिल्कुल ऐसे होगी, बट उसका मैग्नीट्यूड जो है वो उसकी लेंथ के हिसाब से होगा कि आई की पीक वैल्यू क्या है। ठीक है जी, तो हमने इसका भी ड्रॉ कर लिया, करंट का भी, यहाँ पर 3 पाई बाय 2 और यहाँ पर 2 पाई, और करंट का भी इसके नीचे ही ड्रा करेंगे ऐसे ही। करंट का इसके नीचे को ड्रा किया बिकॉज करंट के मैग्नीट्यूड को हमने कम माना, और ये करंट का है, करंट, ठीक है, ये करंट का हो गया, और ये ई और आई की वेरिएशन होगी हमारी टाइम के साथ। ठीक है जी, तो इसकी फेजर डायग्राम कैसी बनेगी, फेजर डायग्राम इसकी I and E both are in the same direction at any instant of time omega t. तो this is the phasor diagram for resistor। तो resistor के केस में हमने ये कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम अल्टरनेटिंग करंट थ्रू कैपेसिटर एंड इंडक्टर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।